जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं शुभम आप सबका स्वागत करता हूं CSE 2022 के पार्ट 2 ऑफ डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा था। देखिए 4 स्टेटमेंट है। जो हमारा मेथड है क्लासिक मेथड, उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। 4 स्टेटमेंट है, ऑप्शन में एट मैक्स 3 है और एटलीस्ट 1 है, मतलब चारों में से एक हमारा गलत है। तो ये मैं जो प्रो मेथड हमने डिस्कस किया था ना, उससे आपको बता रहा हूँ। फोर्थ से पढ़िए। इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद अ पावर टू मेक अ लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पार्लियामेंट मेक अ लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, देखिए जैसे ही ये वर्ड दिखेंगे ना, जो मैंने मास्टर वीडियो सेशंस आपको बताए हैं, वो आप रिवाइज करिए अच्छे से, क्योंकि ऐसे ही कुछ ट्रैप वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे। ओके, तो डिफाइन किया गया है ऐसा बोला है। और 23 में भी हमने देखा था इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करा गया है ऐसा बोला था। जो इफ़िशेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई थी, आर्टिकल 335 वाला, याद करिए वो क्वेश्चन। सेकंड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्फ। एम्पावर करता है, ठीक है। फिर देखिए, परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल कमेटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास। अब इन चारों में से सबसे ज़्यादा गलत आपको कौन सा लग रहा है और सबसे ज़्यादा सही आपको कौन सा लग रहा है? तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे पॉलिटी लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से यहाँ पता लगा सकते हो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यहाँ पे फोर्थ है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इंडिया में किसी भी एस्पेक्ट के ऊपर। तो फोर्थ यहाँ कहाँ का है? तो देखिए, फोर्थ यहाँ 2 इसमें है, तो ये तो ऐसे ही चलेगा। अब जैसे हमें पता चल गया कि 4 हमारा मोस्ट एक्यूरेट है, फिर सबसे ज़्यादा गलत कौन सा लग रहा है यहाँ पे, जो कि एक चांस है कि गलत हो सकता है। तो यहाँ पे डिफाइन वाला वर्ड मुझे गलत लग रहा है, तो थर्ड हटा दीजिए। आंसर क्या आ गया? 1 और 2। यहाँ पे एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि आपको ये वाला जो फैक्ट है इतना पुराना वाला पता हो, वो नहीं चाहता। ये क्वेश्चन, अगर आप ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते और क्वेश्चन को अगर छोड़ देते ना, तो एग्जामिनर यही चाहता था कि आप इसे पढ़ो, आप सुन देखो कि यार HN सान्याल ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है, क्या पता क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आगे बढ़ो। समझ रहे हो आप जो साइकोलॉजी है एग्जामिनर की? तो आप फोर्थ से पढ़िए, ऐसे करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, डायरेक्टली आंसर निकलेगा हमारा 1 2 का 4, जो कि सही है। अब सेकंड देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सही बात है। ये हमारे आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये आर्टिकल 129 में लिखा है एंड 215 में लिखा हुआ है। 129 एंड 215 में ये चीज़ क्लैरिफाई करी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करता है, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है ये डिफाइन करता है सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। तो ये हमने यहाँ पे सही कर लिया, ये तो हमारा ऑलरेडी सही है। फिर और एक चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही थी, कि ये जो हमारे सॉलिसिटर जनरल होते हैं या फिर अटॉर्नी जनरल होते हैं, इनके कंसेंट की ज़रूरत होती है दोस्तों, ठीक है। इनके कंसेंट की ज़रूरत होती है एज़ पर जो हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, इसके अनुसार इन दोनों में से किसी एक के कंसेंट की ज़रूरत होती है फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। तो अगर किसी के अगेंस्ट में क्रिमिनल कंटेम्प्ट अगर चलाना है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर चलाना है, तो यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल या अटॉर्नी जनरल, इन दोनों में से किसी एक के कंसेंट की ज़रूरत है। ये स्टेटमेंट याद रखिए, ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये कवर करा दिया। बाकी देखिए, हमारा आंसर क्या था? 1 2 का 4, ठीक है। देखिए, डिफाइन वाला लॉजिक यहाँ पे हमने देखा, जो कि अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में कहूँगा इसे। अब यहाँ से देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ठीक है। अब देखिए, सेकंड स्टेटमेंट से हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। बार काउंसिल, ठीक है, बार काउंसिल, ये कोई और बार मत समझिए, ठीक है। बार काउंसिल, अगर आपने मूवीज़ भी देखी है जैसे जॉली LLB, उसमें बार काउंसिल का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। अब इनके पास पावर है टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू द लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। इनके पावर की बात कर रहा है, ठीक है, बार काउंसिल के। फिर फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पेटेंट अटॉर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिकॉग्निशन एज एडवोकेट। देखिए, एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूजन वाले स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो अगर एक्सक्लूड ही करना तो पूछा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज़, सेकेंड चीज़, थर्ड चीज़, फोर्थ चीज़, चारों का मिला के यहाँ पे जो है एक खिचड़ी टाइप बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये एडवोकेट किसे कहते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर, पेटेंट अटॉर्नीज, इनमें क्या डिफरेंस है, ये पता होना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। बट ये इतना ज़्यादा जो है यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट बनाया है, तो जो हमारा रूल है उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट विथ
भर भर के इन्फॉर्मेशन, और इसमें भी बट ये सारी चीज़ें एक्सक्लूडेड। तो ये मैंने रियल एग्जाम में इसे गलत माना था अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड। अब ये ऐसा नहीं कि 22 में ही मैंने ट्रेंड निकाला है, ये पहले से ही ऐसा चलता आ रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट मैंने सही माना था क्योंकि बार काउंसिल यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन बना सकता है। ये प्लेन सा लग रहा है कि हाँ बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 2 ओनली। अभी थोड़ा इसमें वैल्यू एडिशन समझते हैं कि किस तरीके से वैल्यू एडिशन होगा। तो देखिए बार काउंसिल्स, ठीक है, बार काउंसिल्स के बारे में समझिए। ये देखिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 1961 में बनी थी एडवोकेट्स एक्ट के अनुसार। ये 3 चीज़ें समझ ली। ये कौन से मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है, ठीक है। और इसके बारे में देखिए अटॉर्नी जनरल और जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें 15 मेंबर होते हैं हमारे बार काउंसिल में। बस ये 4-5 चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके बारे में अगर हम देखेंगे ना, इसमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये देखिए गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर, लीगल फर्म्स, कॉर्पोरेट लॉयर और पेटेंट अटॉर्नी, ये सारे देखिए एडवोकेट्स होते हैं, ठीक है। दे ऑल आर रिकॉग्नाइज एज अ एडवोकेट्स। यहाँ पे कोई एक्सक्लूजन नहीं होता है, ठीक है। अब ये एडवोकेट्स क्या होते हैं, अब इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए एडवोकेट्स क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे याद रखिए दे आर द लीगल प्रोफेशनल्स, ठीक है। ये लीगल प्रोफेशनल होते हैं और ओनली एडवोकेट्स, ठीक है, ओनली एडवोकेट्स विथ लॉ डिग्री, ठीक है, जो लॉ ग्रेजुएशन होता है, दे कैन एनरोल इन द बार काउंसिल, ठीक है। जिनके पास ग्रेजुएशन डिग्री है वही बार काउंसिल में यहाँ पे एनरोल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ कि ओनली एडवोकेट्स हैव राइट टू एक्सेस एंड रिप्रेजेंट अदर इन द कोर्ट, ठीक है। तो ये सिर्फ एडवोकेट ही यहाँ पे जो है जाके रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एडवोकेट्स एक्ट जो है ना इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू द एडवोकेट टू रिप्रेजेंट द क्लाइंट्स इन द कोर्ट और बिफोर द ट्रिब्यूनल। मतलब सिर्फ एडवोकेट के पास ही यहाँ पे राइट है कोर्ट ऑफ लॉ में जो लिटिगेंट है उसे रिप्रेजेंट करने का। बट आप बोलोगे कि यहाँ पे मूवीज़ में हम देखते हैं कि कोई भी आ जाता है हीरो और कहता है कि मेरा एडवोकेट कोई बनने के लिए तैयार नहीं है, मैं खुद को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखिए ये होता है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्क्रिशन है। किसका डिस्क्रिशन है? कोर्ट का, कि जो कोर्ट में जज साहब बैठे हुए वो यहाँ पे अलाउ करेंगे या नहीं, ये डिस्क्रिशन की बात है। बट जो एडवोकेट एक्ट है वहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये एक्सक्लूसिव राइट है एडवोकेट्स का टू रिप्रेजेंट लिटिगेंट इन द कोर्ट। बट अगर जज साहब अगर यहाँ पे अपने डिस्क्रिशन पे अलाउ करते हैं, अगर कोई वहाँ पे वकील अवेलेबल ही नहीं है तो वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो बस ये चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। आई होप यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, इजी टाइप का मैं कहूँगा। यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट है, थर्ड से पढ़ना चालू करते हैं। कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी पास बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। याद करिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन फाइनेंस बिल और मनी बिल इनसे रिलेटेड जॉइंट सिटिंग का पूछा गया है 2023 के प्री में। याद है आपको? हमने इसके पहले 23 का ही पेपर किया है, ठीक है। तो सही बात है, नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग है यहाँ पे, ठीक है। जॉइंट सिटिंग यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए एंड मनी बिल के लिए कोई भी जॉइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं है, जॉइंट सिटिंग नहीं है। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है हमारा 108। याद कैसे रखेंगे 108 को? तो मैं देखिए 8 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे ये 2 सीट्स बन जाएगी जहाँ पे 2 लोग साथ में मिलके यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा जॉइंट सिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू गिव हिज और हर असेंट डायरेक्टली। लक्ष्मीकांत से है ये चीज़, देखिए दोस्तों ऑब्लिगेटरी हुई थी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, नोट डाउन करके रखिएगा। फिर देखिए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला चैप्टर है उसमें पहले ही लाइन में लिखा है कि नो नीड ऑफ प्रायर परमिशन इज देयर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि चाहिए, तो नो नीड इज देयर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारा 2 and 3 इज करेक्ट। फर्स्ट यहाँ पे गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो बिल अमेंड होता है इसके लिए प्रेसिडेंट या फिर इसकी जो है प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये ना कि ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में हम नहीं ला सकते, ये बस हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, हमारा जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाइज। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही क्लासीफाई कर रहा है। यहाँ पे जो 4 रैंक्स है कैबिनेट मिनिस्टर की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की, इंडिपेंडेंट चार्ज की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर, और 2-4 नाम दे देते तो और अच्छा हो जाता। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं दे रखा है, ठीक है। ये जो हमने उठाया है ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन, ये ब्रिटिश
पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है उससे हमने जो है यहाँ पे इसे अडॉप्ट किया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई भी चीज़ जो है मेंशन नहीं है, ठीक है। सेकंड देखिए, अ टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग पीएम शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द लोकसभा। ये चीज़ देखिए दोस्तों 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 95 नहीं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एज इट इज़ ये लाइन उठाई गई है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, आगे चल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे दे देंगे और बोलेंगे कि किस अमेंडमेंट के अंदर जो है ये चीज़ यहाँ पे इंक्लूड करी गई थी। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था ये दोस्तों? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है और ये हमारा गलत है। और ये गलत क्यों है? तो ये जो है पार्लियामेंट्री ब्रिटिश कन्वेंशन से अडॉप्ट किया गया था। इतना ही हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में जानना है। यहाँ पे आंसर है हमारा 2 ओनली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर पूछ रहा है। अब देखिए पार्लियामेंट वाला चैप्टर, उसमें लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर, राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर और दोनों की मिला के जो पावर है वो हमने लक्ष्मीकांत में हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है। थर्ड से पढ़ते हैं, टू इम्पीच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या यहाँ पे लोकसभा ही कर सकता है? ना, राज्यसभा भी कर सकता है, ये तो हट गया। टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास करना है, एडजर्नमेंट मोशन अगर यहाँ पे पास करना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे अगर मनी बिल इससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो यहाँ पे अपर हैंड किसे मिलता है? यहाँ पे अपर हैंड मिलता है लोकसभा को। फर्स्ट देखिए, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। इसमें भी देखिए लोकसभा राज्यसभा दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। अब देखिए इमरजेंसी की बात आ गई तो ये आर्टिकल 352 में आता है हमारा। यहाँ पे देखिए दोनों हाउस जो है, बोथ हाउस विद इन 1 मंथ, ठीक है, विद इन 1 मंथ यहाँ पे जो है रेटिफाई करते हैं और ये कंटिन्यू रहता है 6 मंथ तक हमारा जो भी नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है। और हर 6 मंथ में जो है इसे जो है हमें रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे कि इमरजेंसी जो है 352 जो आर्टिकल है इसके अंदर लगाई जाती है और दोनों हाउस जो है विद इन मंथ उन्हें रेटिफाई करना पड़ता है, विद इन 1 मंथ। और ये कंटिन्यू रहती है अगले 6 मंथ के लिए और इसे इनडेफिनाइट टाइम तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं एवरी 6 मंथ, दोनों हाउसेस से यहाँ पे रिन्यू करा के। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी थी। तो दोनों हाउस यहाँ पे भी है, दोनों हाउस यहाँ पे भी है, बचा क्या? 2 ओनली। और ये हमारा आंसर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में थोड़ा देख लीजिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है? यहाँ पे देखिए 50 मेंबर जो होते हैं इनका सपोर्ट चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है। और स्पीकर इसे एडवोकेट कराता है। और ये आर्टिकल 75 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें क्या लिखा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, ठीक है। सिर्फ लोकसभा लिखा हुआ है, यहाँ पे पार्लियामेंट वर्ड नहीं है और ना ही यहाँ पे राज्यसभा वर्ड है, सिर्फ यहाँ पे लोकसभा लिखा हुआ है। इसलिए देखिए ये एक्सक्लूसिव पावर है हमारे लोकसभा की और यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 2 ओनली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर है दोस्तों 91st अमेंडमेंट एक्ट, इसमें भी देखिए हम एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड ही प्रोविजंस देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया कब था? तो इसका बेसिक अगर हम जानेंगे तो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। और ये कौन से शेड्यूल में है दोस्तों? 10th शेड्यूल में इसकी बात यहाँ पे करी गई है। 10th शेड्यूल में इसकी बात जो है यहाँ पे करी गई है। चलो फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं। अ लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 मंथ ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। क्या कह रहा है? अ लॉ स्पेसिफाइज दैट नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट ज्वाइन। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो नॉमिनेटेड मेंबर है, ठीक है, जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो 6 मंथ के अंदर जो है यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। ही कैन ज्वाइन, तो यहाँ पे कैन ज्वाइन अगर होता तो ये सही होता, बट अभी ये गलत है। और यहाँ पे जो दूसरा होता है ना, जो इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर वो इलेक्शन जीत के आ रहा है तो वो यहाँ पे किसी भी पार्टी को जो है ज्वाइन नहीं कर सकता। ये 2 चीज़ें आप यहाँ पे याद रखिए। सेकेंड देखिए, अ लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन केस, ठीक है। देखिए टाइम फ्रेम वाली बात 2023 में भी हमने देखा था कि ऐसा टाइम फ्रेम वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे इतने टाइम फ्रेम में ही जो है राज्यसभा को जो है मनी बिल को पास करना पड़ेगा। ये जो फाइनेंस बिल और मनी बिल वाला क्वेश्चन था वहाँ पे हमने देखा था टाइम फ्रेम वाली बात। ऐसे ही देखिए पार्लियामेंट के जो अटेंडेंस वाली बात है, सेशन वाली, ऐसा ही टाइम फ्रेम का क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिफाइन द डिफेक्शन केस। ये एकदम सही है, यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम की बात नहीं हुई है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2 ओनली, ठीक है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही यहाँ पे डिसाइड करता है, ठीक है। अब ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है दोस्तों, इसके लिए 2 एक्सेप्शंस है, ठीक है। इसके लिए 2 एक्सेप्शंस है जो हमें पता होनी चाहिए। पहला है अगर 2/3 पार्टी के जो मेंबर है
यहाँ पे डिफेक्शन करते हैं और ये मर्ज कर जाते हैं और कोई और पार्टी बना लेते हैं तो यहाँ पे डिफेक्शन नहीं लगेगा। और दूसरा जो स्पीकर होता है, ठीक है, जैसे अगर ओम बिरला अभी स्पीकर है, वो बीजेपी वाले हैं, उन्होंने अगर बीजेपी पार्टी अगर छोड़ दी तब भी उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि स्पीकर की जो बॉडी है, स्पीकर बॉडी, उनका इम्पार्शियली काम जो है यहाँ पे करने के लिए वो यहाँ पे मेंबरशिप को छोड़ सकते हैं और बाद में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 2 एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर कोई दूसरे मेंबर है बीजेपी वाले, वो अगर अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो वो उनके ऊपर डिफेक्शन यहाँ पे लग जाएगा, बट स्पीकर के ऊपर यहाँ पे नहीं लगेगा। तो ये 2 एक्सेप्शन हमने याद रख लिए। 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रख लिया, 10th शेड्यूल याद रख लिया, इंडिपेंडेंट मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर वाला हमने याद रख लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हमने रिवाइज कर ली यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स, देखिए ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन गवर्नमेंट विच अपॉइंट्स हिम रिजाइंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ों को समझिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट समझते पहले। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा जो है सतर्क हो जाना है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ये जो नीचे की लाइन है ना दोस्तों, ये करेक्ट है कि अटॉर्नी जनरल जो है सबमिट करता है रेजिग्नेशन अगर जो गवर्नमेंट ने उसे अपॉइंट किया है वो अगर रिज़ाइन करती है। बट ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ये एज़ पर एक कन्वेंशन चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक एज़ पर कन्वेंशन चलता है। और ये जो हमारे अटॉर्नी जनरल भाई साहब है, इनके लिए कोई फिक्स टर्म यहाँ पे नहीं है। देयर इज़ नो फिक्स टर्म बाय कॉन्स्टिट्यूशन। ये भाई साहब काम करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, ये काम करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। तो ये रहा हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो कि गलत है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉलिसिटर जनरल जो है वो अलाउड नहीं है टू अटेंड द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ पे बस अटॉर्नी जनरल अलाउड है, जो कि हमारे आर्टिकल 76 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। अब देखिए अटॉर्नी जनरल के बारे में 1-2 चीज़ें आप याद रखेंगे। अटॉर्नी जनरल का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, तो जो पर्सन अपॉइंट होता है उसका अगर क्वालिफिकेशन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लायक वो होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इनका जो टर्म ऑफ ऑफिस है कोई फिक्स नहीं होता। और रिमूवल देखिए मैंने बता दिया प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होता है, और जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है तब यहाँ पे होता है। और इनके पास देखिए ये मीटिंग में जाके बैठ सकते हैं, बट देयर इज़ नो राइट टू वोट, देयर इज़ नो राइट टू वोट। तो ये चीज़ हम जो है यहाँ पे याद रखेंगे, ओके। और सॉलिसिटर जनरल देखिए ये जो है असिस्ट करते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल को, ठीक है। इनके पास कोई यहाँ पे जाके मीटिंग में बैठना अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा, डी इज़ द आंसर, बोथ द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट से हम पढ़ते हैं। यहाँ पे रिट्स के बारे में, जो कि आर्टिकल 32 में मेंशन है, हमारे आर्टिकल 32 में मेंशन है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पेटिशनर टू मूव टू द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यूओ वारंटो, ठीक है। अब क्यूओ वारंटो मतलब क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। तो ये इसका लिटरल मीनिंग होता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लीगैलिटी, किसकी लीगैलिटी चेक करी जाती है, ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, ठीक है। लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पब्लिक ऑफिस। तो आपका जो पब्लिक ऑफिस में हो, इसकी लीगैलिटी का जो क्लेम है ये देखा जाता है क्यों वारंटो के अंदर, जो कि यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड देखिए, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ कंपनी इवन दो इट मे बी अ गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रीलिम्स की आंसर के आने के पहले सब ने इसको गलत माना था, बट एज पर यूपीएससी ये स्टेटमेंट सही है। तो हमें इसे सही मानना पड़ेगा यूपीएससी की ऑफिशियल की के अनुसार कि मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट इज़ अ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट देखिए, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज़ इंटरेस्टेड इन पब्लिक ड्यूटी, करेक्ट। क्योंकि देखिए मैंडेमस ये पब्लिक ड्यूटी के ऊपर ही यहाँ पे लगती है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक ड्यूटी से रिलेटेड है, प्राइवेट के ऊपर ये नहीं लगेगी, ओके। तो मैंडेमस का मतलब क्या है, तो वी कमांड, ठीक है, वी कमांड। तो यहाँ पे जो है पब्लिक ऑफिशियल को जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए ये जो है रिट यहाँ पे यूज़ करी जाती है, कि उन्हें बोला जाता है कि मैंडेमस, कि आपको पब्लिक ऑफिशियल को अपनी ड्यूटी परफॉर्म यहाँ पे करनी है। तो देखिए यहाँ पे तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे एकदम सही है एज़ पर यूपीएससी ऑफिशियल की। सेकंड स्टेटमेंट में डाउट हो सकता है, बट यहाँ पे ऑफिशियल की ने जो हमारी डी आंसर दिया है, तो हम इसी के साथ यहाँ पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ये देखिए दोस्तों, स्टेटमेंट है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखिए
थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस कंट्री, ठीक है, पूरे कंट्री में सीमलेस पोर्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे पूरे कंट्री की बात हो रही है। सेकेंड देखिए, इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इट शुड बी अ पार्ट इट अल्टीमेटली, क्या कह रहा है, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी अ पार्ट अल्टीमेटली, कीवर्ड्स देखें यहाँ पे, अल्टीमेटली, ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एवरी सिटीजन, एक्सट्रीम ही एक्सट्रीम यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट देखिए, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट, ठीक है। अब इन तीनों में से आप सबसे पहले देखिए सबसे ज़्यादा गलत आपको कौन सा लग रहा है, तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा गलत तो मुझे सेकंड लग रहा है। अब जैसे मैं सेकंड हटा देता हूँ, ये गया, ये गया, तो देखिए बचा मेरे पास क्या, 3 ओनली एंड 1 एंड 3, मतलब थर्ड तो हर हालत में सही है। अब बचा 1। अब यहाँ पे देखिए प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट एडॉप्ट इट, अब पूरे इंडिया में अंडमान निकोबार कहाँ कहाँ पे, ठीक है, मस्ट यानी कि ये बाइंडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये मस्ट नहीं है, ये वॉलेंट्री है कि अगर आपको यहाँ पे जो है इसे अगर एक्सेप्ट करना है तो ठीक, यहाँ पे कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 3 ओनली इज़ द करेक्ट, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से इम्प्लीमेंट यहाँ पे करेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आप देखें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 20 डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। पहला देखिए, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच ए डेट स्पीकर में फिक्स, ठीक है। देखिए 4 स्टेटमेंट है, ठीक है। अगर हम इसे हमारी मेथड से यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए, एट मैक्स 3 सही है और एट लीस्ट 2 सही है, मतलब यहाँ पे एक कोई ना कोई गलत है। अब हमारा वही लॉजिक हम 4th से पढ़ते हैं। अ वेल एस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द डेप्यूटी स्पीकर इज दैट मोशन इज मूव बाय स्पीकर एंड ड्यूली सेकेंडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। पार्लियामेंट वाला चैप्टर अगर आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा है तो प्राइम मिनिस्टर कहीं पे ऐसा मेंशन नहीं कि किसी प्रोसीजर में प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। और यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव प्रेमी जो मैं बोलता हूँ, देखिए वेल एस्टेब्लिश, वेल एस्टेब्लिश है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश कन्वेंशन या फिर प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पे अगर डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करना है तो लोकसभा देखिए चूज़ करता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर फ्रॉम अमॉन्ग्स इट्स मेंबर, ठीक है। तो ये अपने मेंबर के में से यहाँ पे सिलेक्ट करा जाता है इलेक्शन के द्वारा, ठीक है। तो ये है डेप्यूटी स्पीकर सिलेक्ट कैसा होता है, स्पीकर जो है यहाँ पे सिलेक्ट करता है, ठीक है। लोकसभा जो है खुद में से ही मेंबर में से यहाँ पे जो है सिलेक्ट करती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। जैसे 4 गलत हुआ, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 2 ऑप्शन हमारे यहाँ पे हट चुके हैं, बचा हमारे पास 1 2 3 एंड 1 3, मतलब 1 एंड 3 तो सही है किसी भी हालत में। फिर भी देखिए थर्ड पढ़ते हैं, डेप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिम एंड हिज रूलिंग। करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, ये लक्ष्मीकांत में मेंशन है। सेकंड देखते हैं, देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। क्या कह रहा है, ये मैंडेटरी प्रोविजन है। वर्ड देखिए मैंडेटरी, ऐसा ही देखिए जब वो फाइनेंस बिल मनी बिल वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, जहाँ पे बोला गया था कि नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी है इस लॉ को आगे ले जाना, ठीक है, या फिर इसे फॉलो करना। देखिए मैंडेटरी प्रोविजन ऐसा नहीं है, यहाँ पे कन्वेंशन है, ठीक है। इस कन्वेंशन के हिसाब से देखिए यहाँ पे अपोजिशन पार्टी से वो होता है, तो ये तो गलत हो गया। फिर जैसे सेकंड गलत हो गया, हमारा आंसर आ गया कि 1 एंड 3 इज करेक्ट। फर्स्ट क्या है, एज पर रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शैल बी फिक्स ऑन सच ए डेट स्पीकर में सेट। तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन से यहाँ पे जो है अपॉइंटमेंट हो रही है, तो ये डेट कौन फिक्स करता है, स्पीकर। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा 1 एंड 3 इज करेक्ट, 2 एंड 4 इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ए। तो इस तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।